नमस्कार। आज हम एक ऐसे काल्पनिक परिदृश्य पर बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया की स्थिरता को हिला सकता है। मार्च 2026 में ईरान के साथ एक बहुत बड़ा और गंभीर युद्ध। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके नतीजे क्या निकले। तो हुआ ये कि फरवरी 2026 के आखिर में दुनिया को एक ऐसी खबर ने चौंका दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा और सुनियोजित सैन्य अभियान शुरू हो चुका था। देखिए, इस तरह के टकराव की आशंका तो कई सालों से थी, लेकिन जब ये सच में हुआ तो इसकी रफ्तार और इसका पैमाना देखकर सब हैरान रह गए। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी झड़प बिल्कुल नहीं थी। नहीं, ये एक फुल स्केल हमला था जिसे पहले घंटे से ही इतना जबरदस्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया था कि ईरान का पूरा डिफेंस सिस्टम घुटने टेक दे। इस अभियान की शुरुआत हुई एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक से। इसका मतलब है कि सीधा टॉप लीडरशिप को ही निशाना बनाया जाए ताकि कमांड और कंट्रोल पूरी तरह से टूट जाए। और रिपोर्ट्स ने इस बात की पुष्टि भी की कि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी और कई दूसरे सीनियर मिलिट्री और राजनीतिक अधिकारी मारे गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की गई? अमेरिकी राष्ट्रपति के एक भाषण के मुताबिक इस ऑपरेशन को हमले के तौर पर नहीं बल्कि एक बचाव के कदम के तौर पर दुनिया के सामने रखा गया। इस पूरी कार्रवाई की जो मुख्य वजह बताई गई वो ईरान की सैन्य ताकत से पैदा हुए एक ऐसे खतरे पर टिकी थी जिसे एक असहनीय खतरा कहा गया। तर्क ये दिया गया कि ईरान का जो लंबी दूरी का मिसाइल प्रोग्राम है और साथ ही जिस तरह वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा खतरनाक सिनेरियो बना रहा था जिसे रोकना ही पड़ता। मतलब अब और इंतजार नहीं किया जा सकता था। और इसी खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने इस कैंपेन के 4 बिल्कुल साफ मकसद तय किए। ये मकसद ईरान की मिलिट्री पावर के हर पहलू पर चोट करने वाले थे, उसकी हमलावर मिसाइलों से लेके उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स तक। अब मकसद तो तय हो गए, पर इन पर अमल कैसे हुआ? जंग के पहले 6 दिनों में इन मकसदों को पूरा करने की कार्रवाई बहुत तेज और विनाशकारी थी। मतलब ऑपरेशन की रफ्तार इतनी तेज थी कि ईरान के डिफेंस सिस्टम को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ईरान के अंदर जो इंसानी कीमत चुकानी पड़ी वो काफ़ी ज़्यादा थी। शुरुआती अनुमानों में ही मरने वालों की संख्या, खासकर सैन्य कर्मियों की, हज़ारों में पहुंच गई थी। पेंटागन की ब्रीफिंग्स के मुताबिक ईरान की नौसैनिक शक्ति को तो लगभग बेकार ही कर दिया गया था। उसके बेड़े का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमलों के पहले कुछ दिनों में ही तबाह हो गया। और जो सबसे पहला मकसद था, मिसाइल क्षमता को खत्म करना, उसे हासिल करने के लिए रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि लगभग 300 मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया गया। इससे ईरान की बड़े पैमाने पर पलटवार करने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। इन आंकड़ों के पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी तबाही की कहानी। ईरान के अंदर 2000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए, जिससे देश के मिलिट्री और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त चोट पहुंची। लेकिन देखिए, ये लड़ाई एक तरफा बिल्कुल नहीं थी। गठबंधन को भी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका ने अपने 6 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की, जबकि इजराइल के लगभग 12 सैनिक मारे गए, जो दिखाता है कि ईरान की तरफ से भी जबरदस्त प्रतिरोध हुआ। और इस जंग का असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, इसके आर्थिक झटके तो लगभग तुरंत ही पूरी दुनिया में महसूस किए गए और ग्लोबल मार्केट्स में एक तरह से खलबली मच गई। ये पूरा संकट दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए एक बहुत ही नाजुक जगह पर आकर टिक गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वो रास्ता है जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है। ईरान की तरफ से पलटवार की धमकियों और वॉर रिस्क इंश्योरेंस के बंद हो जाने के कारण ग्लोबल ट्रेड का ये ज़रूरी रास्ता कह सकते हैं कि एक तरह से बंद हो गया, और इससे एनर्जी सप्लाई पर एक बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा। और बाजार पर इसका असर तो तुरंत दिखा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत सिर्फ कुछ ही दिनों में 15% से ज्यादा बढ़ गई। इस उछाल ने दुनिया भर में महंगाई और आर्थिक मंदी की चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब जाहिर है, एक बड़े एनर्जी क्राइसिस को टालने के लिए अमेरिकी सरकार ने तेल के बहाव को फिर से शुरू करने के लिए कुछ इमरजेंसी उपायों का ऐलान किया, जिसमें शिपिंग की सुरक्षा के लिए मिलिट्री एस्कॉर्ट की पेशकश भी शामिल थी। शुरुआती मिलिट्री एक्शन के इतने जबरदस्त नतीजों के बावजूद अमेरिका का जो घोषित लक्ष्य था, यानी बिना जमीनी फौज भेजे ईरान में सत्ता बदलना, उसने इस जंग की आखिरी दिशा को लेकर एक अनिश्चितता पैदा कर दी। और दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि इस तरह के संघर्ष का लॉन्ग टर्म नतीजा क्या हो सकता है
और क्या ये सच में एक ज़्यादा स्थिर दुनिया की तरफ ले जाएगा? इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए जो जानकारी इकट्ठा और प्रस्तुत की है वो की है पवन ठाकुर ने।